अब अगला जो टॉपिक है वो है गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस भी कहा जाता है। अब क्या है गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस? देखिए इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए एक गर्भवती महिला और ये जो गर्भवती महिला जो है इसका जो रक्त है उसमें RH प्रतिजन अनुपस्थित है, इसका मतलब ये गर्भवती महिला जो है ये क्या हो गई? RH ऋणात्मक। तो गर्भवती महिला है वो RH क्या है? ऋणात्मक है। RH ऋणात्मक का मतलब इसमें RH प्रतिजन क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है। अब जो गर्भस्थ शिशु है इस महिला का जो गर्भस्थ जो शिशु है ये गर्भस्थ शिशु मान ले RH क्या है? धनात्मक है। और RH धनात्मक का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें RH प्रतिजन जो है वो क्या हो जाएंगे? उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस भी कहा जाता है। अब शुरुआत कैसे की गई कि एक गर्भवती महिला है जो इसका जो रक्त जो है वो कैसा है? RH ऋणात्मक है। और एक इसी गर्भवती महिला का जो गर्भस्थ शिशु जो है इसका जो रक्त वो क्या है? RH धनात्मक। RH ऋणात्मक का मतलब है कि RH प्रतिजन अनुपस्थित है और RH धनात्मक का मतलब है RH प्रतिजन इसमें उपस्थित है। अब क्या होगा कि ये जो गर्भवती महिला और जो गर्भस्थ शिशु जो है इनका रक्त जो होता है वो क्या होता है? आपस में मिलता है। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु जो होता है इनका जो रक्त जो होता है रक्त आपस में मिलता है क्योंकि माता के गर्भ में है गर्भस्थ शिशु। ठीक है। और इसी वजह से जो गर्भस्थ शिशु जो होता है नाभिनाल के द्वारा जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है अपरा से और उसी नाभिनाल के द्वारा जो है माता और गर्भस्थ शिशु का जो रक्त जो होता है वो मिल जाता है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस गर्भस्थ शिशु से RH प्रतिजन जो होते हैं वो चले जाते हैं किसमें? गर्भवती महिला के रक्त में। समझ में आ रही है ना कि ये जो RH प्रतिजन जो होते हैं ये RH प्रतिजन जो है गर्भस्थ शिशु से चले गए किसमें? गर्भवती महिला के रक्त में चले गए। तो जैसे ही ये RH प्रतिजन जो है ये गर्भवती महिला के रक्त में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करते ही अब ये जो गर्भवती महिला जो है इस गर्भवती महिला के रक्त में ठीक है क्या बनेंगे? प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। और प्रतिरक्षी बनने लगते हैं किसके विरुद्ध? RH प्रतिजन के विरुद्ध। लेकिन क्या होता है कि जो प्रथम जो संतान जो है प्रथम संतान सामान्य होती है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। अब मान लीजिए कि दूसरी बार महिला गर्भवती होती है और इस बार भी जो गर्भस्थ शिशु है RH धनात्मक होता है।
पहली बार भी गर्भ शिशु RH धनात्मक था और दूसरी बार जो गर्भ शिशु है वो भी कैसा है, RH धनात्मक है। तब ऐसी स्थिति में मान लीजिए सेकेंड टाइम में भी जब महिला गर्भवती हुई और गर्भवती होने पर उसका गर्भ शिशु RH धनात्मक हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि इस गर्भस्थ शिशु और गर्भवती महिला के रक्त का तो मिलान होगा आपस में। ऐसी स्थिति में गर्भस्थ शिशु से फिर से जो RH प्रतिजन जो होते हैं वो गर्भवती महिला के रक्त में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और रक्त में अब क्या बने हुए हैं, पहले से ही प्रतिरक्षी बने हुए हैं। जो ये पहले से बने हुए प्रतिरक्षी जो होते हैं, ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे, ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे, ये प्रतिरक्षी रक्त लयन शुरू कर देते हैं, जिससे RBC क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसी वजह से जो गर्भस्थ शिशु जो होता है उस गर्भस्थ शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर बच भी गया शिशु, उसकी मृत्यु नहीं हुई, अगर गर्भस्थ शिशु का जन्म होता है और वह जीवित होता है, तो अत्यधिक ही क्या होगा, कमजोर। तो अत्यधिक कमजोर होता है तथा हेपेटाइटिस रोग से पीड़ित होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उस शिशु की मृत्यु नहीं हुई और वो जन्म लेने के बाद में जीवित है, तो भी वह अत्यधिक ही कमजोर होगा और उसके साथ साथ में उसमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न हो जाएगा। और इसी वजह से क्या किया जाता है कि प्रथम प्रसव जब हो जाता है तो प्रथम प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर माता को anti-RHD या IgG का इंजेक्शन लगाया जाता है। आई बात समझ में? ये जो है प्रतिरक्षी जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, रोहगम प्रतिरक्षी कहलाते हैं। इनको रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं। अब ये जो anti-RHD या IgG का जो इंजेक्शन लगा है, इससे क्या होगा कि माता के रक्त में जो शिशु के जो RH धनात्मक जो रक्त कणिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से जब दूसरी बार जो संतान उत्पन्न होती है वो भी कैसी होती है, सामान्य होती है। तो इसमें लिखा जाता है इस इंजेक्शन से माता के रक्त में आने वाली गर्भस्थ शिशु की RH धनात्मक रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है और प्रतिरक्षी का निर्माण रुक जाता है। प्रतिरक्षी का निर्माण रुक
जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से अब आपको समझा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस भी कहते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक गर्भवती महिला जो कि RH ऋणात्मक है, अब उसका जो गर्भस्थ शिशु जो होता है वो RH धनात्मक पाया जाता है। अब गर्भस्थ शिशु जो होता है नाभिनाल की सहायता से माता के अपरा के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जिससे पोषण, ऑक्सीजन और जो रक्त जो होता है उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि गर्भस्थ जो शिशु है उसका जो रक्त होता है वो गर्भवती महिला के रक्त में मिल जाता है। उससे क्या होगा कि जो गर्भस्थ शिशु से जो RH प्रतिजन जो होते हैं वो गर्भवती महिला के रक्त में प्रवेश कर जाता है। अब इस गर्भवती महिला के रक्त में जो है RH प्रतिजन के विरुद्ध क्या बनने लगेंगे, प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। लेकिन पहली बार में जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो कम होते हैं, इसी वजह से प्रथम संतान जो है वो कैसी होती है, सामान्य होती है। जब यही महिला जब दूसरी बार जो है क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। यही महिला दूसरी बार फिर से क्या हुई, गर्भवती हुई, और इस बार भी इसका जो गर्भस्थ शिशु है वो कैसा है, RH धनात्मक है। तो फिर से वही क्रिया होगी कि जो इस गर्भस्थ शिशु का जो रक्त होता है वो माता के रक्त में मिल जाएगा, और गर्भस्थ शिशु से जो RH प्रतिजन जो होते हैं वो गर्भवती महिला के रक्त में प्रवेश कर जाएंगे। अब पहले से ही प्रतिरक्षी बन चुके थे पहली बार में, वो प्रतिरक्षी इस बार क्या करेंगे, भारी मात्रा में और अधिक प्रतिरक्षी बनाएंगे RH प्रतिजन के विरुद्ध, जिससे रक्त लयन शुरू हो जाएगा, RBC नष्ट होना शुरू हो जाएगी गर्भस्थ शिशु की, और गर्भस्थ शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर मान लीजिए उस शिशु का जन्म हो भी जाता है और वो जीवित भी रहता है तो वो अत्यधिक ही कमजोर होगा और उसे हेपेटाइटिस रोग हो जाएगा। और यही कारण है कि प्रथम प्रसव के तुरंत बाद में 24 घंटे के भीतर उस माता को जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन का नाम है NTRSD या IgG। ये जो NTRSD और IgG जो इंजेक्शन के द्वारा माता को प्रदान किए जाते हैं, ये जो है रोगम प्रतिरक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रोगम प्रतिरक्षी। अब इस इंजेक्शन से क्या फायदा होता है कि इस इंजेक्शन से माता के रक्त में आने वाली गर्भस्थ शिशु की जो RH धनात्मक रक्त कणिकाएं होती है वो नष्ट हो जाएगी। जब ये नष्ट हो जाएगी तो प्रतिरक्षी का निर्माण भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो सेकंड टाइम में जो संतान होगी वो भी कैसी होगी, सामान्य होगी। यही जो है क्या कहलाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहलाता है। क्यों, यहाँ पर गर्भ में ही जो है गर्भस्थ शिशु की क्या होगी, मृत्यु हो गई। किससे, RBC के नष्ट होने से। RBC को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट का लयन हुआ, लाइसिस हुआ, ठीक है ना, ब्लास्ट हो गई RBC, और इसी वजह से नाम क्या रखा गया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, यानी कि गर्भस्थ शिशु जो होता है फिटस है ना, उसकी क्या हो गई, RBC नष्ट हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए नाम रखा गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है रक्त समूह की आनुवांशिकी का महत्व। तो ये हमारा टॉपिक है रक्त समूह की आनुवांशिकी का महत्व। इसमें हम ये समझते हैं कि जो रक्त समूह की वंशागति जो होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो रक्त समूह जाते हैं माता पिता से संतान में, तो रक्त समूह की वंशागति का नियंत्रण एवं निर्धारण 3 जीन के द्वारा होता है। कितने जीन के द्वारा होता है, 3 जीन के द्वारा होता है। अब ये जीन कौन कौन से हैं, IA के द्वारा
प्रतिजन ए का निर्धारण आई बी जीन के द्वारा प्रतिजन बी का निर्धारण आई ओ जीन के द्वारा प्रतिजन की अनुपस्थिति का निर्धारण होता है। अब इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आई ए आई बी जीन ये तो सह प्रभाविता प्रकट करते हैं। जब भी ये साथ में होंगे तो साथ में अपने लक्षणों को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। आई ए व आई बी जीन सह प्रभाविता प्रकट करते हैं, जबकि आईओ जीन अप्रभावी होता है। ठीक है, और यह अप्रभावी होगा तो इससे क्या होगा कि जब भी आईओ जीन के साथ में आई ए आएगा तो ये अपने लक्षण को प्रकट करेगा आई ए, और आई बी आएगा तो आई बी अपने लक्षणों को प्रकट करेगा। आईओ जीन अप्रभावी होता है, इसलिए आई ए व आई ओ साथ में होने पर प्रतिजन ए तथा आई बी व आई ओ जीन साथ में होने पर प्रतिजन बी निर्धारित होता है। ठीक है, अब जो रक्त समूह के लिए जो जीन प्रारूप पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो आप समझिएगा इसमें ए बी ओ रक्त समूह के लिए 6 जीन प्रारूप पाए जाते हैं। अब कौन से जीन प्रारूप पाए जाते हैं, यहां पर लिखा हमने रक्त समूह और यहां पर लिखा हमने जीन प्रारूप। तो रक्त समूह कौन से हैं, ए बी ओ। तो रक्त समूह यहां लिख दिया ए बी और ओ। अब इनके जीन प्रारूप क्या होंगे, ए के लिए जीन प्रारूप 2 होते हैं, आई ए व आई ओ। बी के लिए जीन प्रारूप क्या होता है, आई बी व आई ओ। अब ए बी रक्त समूह के लिए जीन प्रारूप आई बी। तो यहाँ पे देखना, जब जीन आई बी साथ में होंगे तो ए बी रक्त समूह आएगा। ठीक है, अब इसके लिए आई ओ क्योंकि कोई प्रतिजन तो है ही नहीं और उसकी अनुपस्थिति में आई ओ। तो आप देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए जीन प्रारूप। तो रक्त समूह ए का जीन प्रारूप 2 प्रकार के हैं, आई ए दूसरा आई ओ। बी के लिए भी आप देखोगे जीन प्रारूप 2 प्रकार के हैं, आई बी आई ओ। ए बी के लिए जीन प्रारूप आई बी। ओ के लिए जीन प्रारूप आई ओ। अब जो रक्त समूह की जो वंशागति होती है
उसमें ये जीन प्रारूप काम में आते हैं। अब रक्त समूह ए और रक्त समूह जब भी बी हो तो हमें जो जीन प्रारूप काम में लेने हैं ये वाले। ए के लिए तो आई ए आई ओ लेंगे और बी के लिए क्या लेंगे, आई बी और आई ओ लेंगे काम में। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए माता और पिता दोनों जनक हैं। ठीक है, माता का जो मान लेते हैं रक्त समूह जो है वो है ए और पिता का रक्त समूह जो है वो है बी। बिल्कुल मेंडल के नियमानुसार चलेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पर जो जीन प्रारूप लिखे जाते हैं वो क्या होंगे, रक्त समूह ए के लिए हम कौन सा जीन प्रारूप लेंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रक्त समूह ए के लिए जीन प्रारूप आपको काम में लेना है आई ए आई ओ, तो ले लिया यहाँ पर आई ए आई ओ। रक्त समूह बी के लिए जीन प्रारूप क्या काम में लेना आपको, आई बी आई ओ, लिख दिया आई बी आई ओ। अब जब भी लैंगिक जनन होता है तो पहले कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में जो है जीन क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे और पृथक होकर किस में चले जाएंगे, युग्मक में। यहां पर आई ए आ गया और यहां पर आई ओ आ गया। बिल्कुल यहां पर भी ऐसे युग्मक बनेंगे, यहां पे ये आई बी और यहां पर हो गया ये आई ओ। अब युग्मक बन गए, ये युग्मक बनने के बाद में होती है कौन सी क्रिया, युग्मक संलयन की क्रिया। ये आई ए और ये आई बी, तो युग्मक संलयन के द्वारा जो युग्मनज बनता है उसमें ये आई ए और ये आई बी जीन साथ में आ गए। अब ये आई ए और ये आई ए दोनों जीन समान है, आई ए। फिर उसके बाद में यहां पर ये आई ओ और ये आई बी। अब चूंकि आई ओ कैसा होता है, आई ओ जीन अप्रभावी होता है और अप्रभावी जीन को बाद में लिखा जाता है, पहले प्रभावी जीन को। तो आई बी पहले लिखेंगे, आई ओ बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से ये आई ओ और ये आई ए, तो यहां पर लिख दिया जाएगा आई ए और ये आई ओ। ठीक है, अब ये जो संतान जो उत्पन्न हुई है, इस संतान में कौन कौन से रक्त के आने की संभावना है वो यहाँ पर हमें जीन प्रारूप से पता चल जाती है। तो युग्मक के बाद में यहाँ पर होती है युग्मक संलयन की क्रिया और युग्मक संलयन के बाद में युग्मनज आगे चल के भ्रूण और संतति का निर्माण हुआ। यहाँ पर संतति में ये जीन प्रारूप उपस्थित है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि आई ए आई बी जीन प्रारूप आने का मतलब है यहाँ पर रक्त समूह क्या हो जाएगा संतान में, ए बी। देख लो आप, आई ए आई बी क्या आ जाएगा, ए बी। तो यहाँ पर जो संभावित रक्त समूह जो है वो क्या आ गया, ए बी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई ए आई ए, आई ए आई ए, तो रक्त समूह क्या आ जाएगा, ए। यहां पर लिखा हुआ है आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, तो क्या आ जाएगा यहां पर रक्त समूह बी। फिर है आई ए आई ओ, ए प्रभावी है, ओ कैसा है, निष्प्रभावी है, तो इस वजह से यहां पर ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए। तो आप यहां पर देखते हो कि प्रत्येक, यहां पर देखो ये ए बी जो है ये 25% आ रहा है, बी 25% आ रहा है और जो ए जो है वो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। तो जो संभावना रहेगी संतान में रक्त समूह के आने की, 50% तो संभावना रहेगी रक्त समूह ए की, 25% रहेगी रक्त समूह एक ए बी की संभावना और 25% की संभावना रहेगी किसकी, रक्त समूह बी की। आप इसे एक बार नोट कीजिए, मैं और आपको एक उदाहरण देकर के फिर से ये आपको समझाता हूं। अगला उदाहरण हम लेते हैं रक्त समूह की आनुवंशिकी और वंशागति के बारे में समझने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पिता जो है, पिता का
रक्त समूह जो है वो मान लेते हैं ए बी, और जो माता जो है माता का रक्त समूह मान लेते हैं ओ। अब यहाँ पर रक्त समूह ए बी के लिए जो जीन प्रारूप लिखा जाएगा वो जीन प्रारूप क्या लिखा जाएगा, आई ए आई बी, और ओ के लिए क्या लिखा जाएगा, आई ओ। ठीक है। अब यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन होने पर क्या होगा, जीन पृथक होकर के किस में चले जाएंगे, युग्मक में। तो ये आई ए और यहाँ पर आ गया ये आई बी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आई ओ और ये आई ओ। ठीक है, तो ये बन गए यहाँ पर क्या, युग्मक। अब युग्मक बनने के बाद में होती है युग्मक संलयन की क्रिया। ये युग्मक इन दोनों के साथ में संयोजित होगा, पहले इसके साथ में संयोजित हुआ तो आई ए और ये क्या है, आई ओ। फिर ये यहाँ इसके साथ में संयोजित हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है, आई ए आई ओ। फिर इसके बाद में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अगला जो युग्मक है जिसमें आई बी जीन उपस्थित है, ये भी इन दोनों के साथ में क्या होगा, संयोजित होगा। तो ये हो गया आई बी आई ओ, और ये इसी तरीके से यहाँ पर संयोजित हो जाएगा, यहाँ पर भी आई बी और आई ओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पिता का जो रक्त समूह है वो है ए बी, माता का रक्त समूह है ओ। ए बी के लिए जीन प्रारूप है आई ए आई बी, और ओ के लिए जीन प्रारूप है आई ओ। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जीन पृथक हुए और पृथक होकर के किस में चले गए, युग्मक में चले गए। यहाँ पर आई ए और यहाँ पर आई बी जीन चला गया, यहाँ पर दोनों युग्मकों में आई ओ जीन चले जाएंगे। अब ये आई ए जो है इन दोनों के साथ में संयोजित होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई ए आई ओ, फिर आई ए और आई ओ। तो यहाँ पर रक्त समूह क्या आएगा, यहाँ पर रक्त समूह आ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब आई ए और आई ओ साथ में होंगे तो आई ओ तो अप्रभावी होता है और आई ए क्या हो जाता है, प्रभावी, और ये अपने लक्षणों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो आई ए का मतलब जो रक्त समूह है वो ए आएगा, यहाँ पर भी रक्त समूह ए आएगा। ठीक इसी तरीके से ये आई बी इन दोनों के साथ में संयोजित हो रहा है, आई ओ के साथ में। तब आप देखोगे आई बी आई ओ, ये जिन प्रारूप के साथ। तो यहाँ पर आई बी जो है आई ओ पर क्या है, प्रभावी है, तो यहाँ पर रक्त समूह बी और यहाँ पर भी रक्त समूह बी, यानी 50% तक जो है ए रक्त समूह है और 50% ही कौन सा है, बी रक्त समूह है। तो इस तरीके से हम जो है माता पिता से संतान में कौन सा रक्त समूह उत्पन्न होगा उसकी संभावनाएं इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके लिए कितनी जो है परिस्थितियां हो सकती है वो हम इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर पिता और एक तरफ लिख देते हैं माता, ठीक है, और पिता और जो माता जो है इनका जो रक्त समूह जो है वो रक्त समूह जो है हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं पिता का रक्त समूह और यहां मैं लिख रहा हूं माता का रक्त समूह, ठीक है। अब पिता का रक्त समूह ए और माता के रक्त समूह ए के साथ में, पिता का रक्त समूह ए और ये बी के साथ में, पिता का रक्त समूह ए और ए बी के साथ में, पिता का रक्त समूह ए और किसके साथ में, ओ के साथ में, ये हो गया। इसी तरीके से बी, देखो बी का ए के साथ में संयोजन हो गया तो ये लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बी का बी के साथ में, बी का ए बी के साथ में और बी का संयोजन ओ के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अब अगला लेते हैं कौन सा, ए बी। अब यहां पर ए बी का ए के साथ में और ए बी का
बी के साथ में तो हो गया, तो दो तो परिस्थितियां आ गई। तो ए बी की अगली परिस्थिति क्या हो जाएगी, ए बी का ए बी के साथ में और ए बी का ओ के साथ में। अगली परिस्थिति क्या हो सकती है, ओ। तो देखो ओ की ए के साथ में आ गई, ओ की बी के साथ में आ गई, ओ की ए बी के साथ में आ गई, अब ओ की साथ में रह गई ओ के साथ में। तो टोटल कितनी परिस्थिति आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये परिस्थितियां हो सकती है, 10 ये संभावनाएं जो है उत्पन्न हो सकती है। अब इसके बाद में माता और पिता का जो रक्त समूह है उनके लिए अगर अपन क्या लिखें, जीन प्रारूप लिखें, ठीक है, और उनमें जो है निषेचन की क्रिया हो तो आगे क्या जो है संभावना उत्पन्न होती है वो अपन देखते हैं। तो यहां पर ए है और यहां पर भी ए है, ठीक है। तो जो जीन प्रारूप होगा पिता व माता के रक्त समूह का जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप है वो क्या होगा, यहां ए है आई ए आई ओ, यहां पर भी ए है आई ए आई ओ, बीच में क्रॉस क्योंकि लैंगिक जनन होता है, निषेचन होता है यहाँ पर ए आई ए आई ओ, यहाँ पर क्या है बी है आई बी आई ओ, ठीक है। यहाँ पर ए है आई ए आई ओ, यहाँ पर क्या है ए बी है आई ए आई बी, यहाँ ए आई ए आई ओ, यहाँ पर जीन प्रारूप ओ है, सॉरी रक्त समूह ओ है तो जीन प्रारूप आई ओ आई ओ। दोनों ही रक्त समूह कैसे हैं, बी आई बी आई ओ आई बी आई ओ, यहां पर बी रक्त समूह आई बी आई ओ और यहां पर क्या है ए बी आई ए आई बी, यहां रक्त समूह क्या है बी आई बी आई ओ और यहां रक्त समूह ओ है जीन प्रारूप आई ओ आई ओ, यहां ए बी और यहां पर भी ए बी आई ए आई बी आई ए आई बी, यहां ए बी और ओ आई ए आई बी आई ओ और अंतिम दोनों ही रक्त समूह ओ आई ओ। तो इस तरीके से माता पिता के रक्त समूह की जो है 10 संभावनाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और उनके जीन प्रारूप है जो लिखे गए हैं। अब संतान में संभावित रक्त समूह क्या होगा वो आप इसमें देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से आप इसमें समझ सकते हैं। ये आई ए, यहाँ पर आई ए और आई ओ, तो अगर मान लीजिए आई ए जो होता है इन दोनों के साथ में संयोजित होगा तो क्या होगा, ये आई ए और ये आई ए का मतलब है रक्त समूह क्या हो जाएगा ए, ये आई ए और ये है आई ओ, फिर से रक्त समूह क्या हो जाएगा ए। अब इसकी बारी आई ओ की, ये आई ओ और ये आई ए, तब भी रक्त समूह क्या हो जाएगा ए, ये आई ओ है और ये आई ओ, अब यहाँ पर रक्त समूह क्या हो जाएगा ओ, यानी इसमें 75% संभावना ए रक्त समूह की और 25% संभावना ओ रक्त समूह की। ये आई ए इन दोनों के साथ में संयोजित करना है आपको, तो आई ए और ये क्या है आई बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ये आई ए और ये क्या है आई ओ, तो रक्त समूह हो जाएगा ए। अब इसकी बारी, ये आई ओ और ये क्या है आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी, और ये आई ओ और ये भी आई ओ, ये हो जाएगा ओ, यानी कि हर रक्त समूह की जो संभावना रहेगी वो रहेगी 25-25%।
अब यहाँ पर देखें IA ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, IA IB AB, IO और IA ए ब्लड ग्रुप, और ये IO और ये क्या है IB बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये IA और ये IO, तो इसका मतलब यहाँ पे रक्त समूह क्या आ जाएगा A, IA और ये भी IO रक्त समूह A, IO ब्लड ग्रुप O, दोनों ही IO है, ब्लड ग्रुप O, 50-50% संभावना। IB और IB ब्लड ग्रुप B, IO ब्लड ग्रुप B, IO IB ब्लड ग्रुप B, IO और IO ब्लड ग्रुप क्या रहेगा O, IB और IA तो AB ब्लड ग्रुप, IB और IB यानी कि B ब्लड ग्रुप, IO IA यानी A ब्लड ग्रुप, IO और IB B ब्लड ग्रुप, IB और IO B ब्लड ग्रुप, IB और IO B ब्लड ग्रुप, और ये भी O तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा O। इधर ये A और ये A ब्लड ग्रुप, इधर A और ये क्या है B, AB ब्लड ग्रुप, ये B और ये क्या है A है AB ब्लड ग्रुप, ये B और ये क्या है B ब्लड ग्रुप, इधर A और O A ब्लड ग्रुप, A और O A ब्लड ग्रुप, B और O B ब्लड ग्रुप, B और O B ब्लड ग्रुप, और इसमें तो ये दोनों IO और ये भी IO और IO, तो चारों के चारों जो है संभावना जो है 100% किसकी, O ब्लड ग्रुप की। तो इस तरीके से 10 संभावनाएं जो है, इनमें से कोई भी एक संभावनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चाहे तो आप इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कौन कौन सी संभावनाएं होती है वो मैंने आपको इस सारणी में समझा दी, आप इसे नोट कीजिए।